नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर सीमाज मेड टॉक्स में। मैंने पहले भी एस्थमा और सीओपीडी पे कुछ वीडियोस बनाए हैं जिसमें मैंने बताया है कि एस्थमा और सीओपीडी क्या होते हैं, क्या इनकी पैथोफिजियोलॉजी होती है, कैसे हम इनको इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। आज मैं बताऊंगी कि इनका दोनों का हम डायग्नोसिस कैसे कर पाते हैं। तो जैसे कि एस्थमा मैंने पहले ही बताया कि एस्थमा अर्ली अडल्टहुड या अर्ली चाइल्डहुड में पाया जाता है और सीओपीडी सीन इन पीपल हु आर मोर देन 40 इयर्स ऑफ एज। एस्थमा के जो सिम्टम्स हैं वो कई बहुत सारी अलग अलग बीमारियों के साथ ओवरलैप करते हैं। तो इसलिए कि कॉन्फिडेंटली किसी भी फिजिशियन को एस्थमा को डायग्नोस कर पाना कई बार मुश्किल होता है, लेकिन इसलिए लोग बोलते हैं इसको एलर्जिक ब्रोंकाइटिस या क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस या ब्रोंकाइटिस। पर जो जीना गाइडलाइंस हैं दे अर्ज दैट द फिजिशियंस शुड नॉट यूज दीज terminologies and should have a confident diagnosis of asthma. To get a confident diagnosis of asthma, जीना गाइडलाइंस हर साल अपना अपडेट करते हैं कि किस तरीके से हम एस्थमा को डायग्नोस करें और किस तरीके से हम उसको मैनेज करें। तो एज पर देम what are the symptoms? How does an asthmatic patient present to us? So there are four main symptoms of an asthma patient. First and foremost is wheeze. Now what is a wheeze? Wheeze is a whistling of the sound. जैसे कि आपकी छाती में कोई सीटी बज रही है या जो बच्चा रैटल से खेलता है उस तरीके की आवाज अगर आपकी छाती में से आती है तो उसको कहते हैं वीज। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वीज तभी देखने को मिलेगी जब एस्थमा की एक्सेसरबेशन होगी। अगर मरीज को एस्थमा की एक्सेसरबेशन नहीं है और मरीज एस्थमा का ट्रीटमेंट ऑलरेडी ले रहा है तो बहुत कम ही होगा कि आपको वीज देखने को मिले यानी कि सुनने को मिले। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एवरीथिंग विच हैज वीज इज नॉट एस्थमा। एवरीवन हु वीज इज नॉट एस्थमेटिक। तो सीओपीडी में भी कई दफा वीज पाई जाती है। सो इट नीड्स टू बी डिफरेंशिएटेड बिटवीन द टू। Now the second most important symptom for asthma is difficulty in breathing. सांस लेने में दिक्कत होती है और shortness of breath। ये जो shortness of breath है this is usually mostly it is seen in the adults। फिर है chest tightness। पेशेंट कई दफा कंप्लेन करता है कि उसकी छाती जकड़ी हुई है, तो ये एक बड़ा सिग्निफिकेंट सिम्टम है एस्थमेटिक्स के लिए। चौथी और फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है खांसी। बच्चा जब एस्थमा में प्रेजेंट करता है तो चिल्ड्रन मोस्टली प्रेजेंट विद कफ एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द एस्थमेटिक कफ एंड द सीओपीडी कफ। एस्थमेटिक कफ जो है वो बिल्कुल सूखी खांसी है, उसमें बलगम बहुत कम है, अगर है भी तो बहुत कम और स्टिकी सी बलगम है और पेशेंट को काफी खांसना पड़ता है उस बलगम को निकालने के लिए। मेरे सीओपीडी का जो पेशेंट है उसकी बलगम कोपियस है, बहुत ज्यादा बलगम निकलती है। तो दीज आर द फोर सिम्टम्स फॉर एन एस्थमेटिक पेशेंट। नाउ देयर इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर कि जो एस्थमा के सिम्टम्स हैं ये क्या हमेशा एक से रहती है? नो, एस्थमेटिक सिम्टम्स जो है दे आर वेरिएबल। दे वेरी इन टर्म्स ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी एंड टाइम एज वेल। मतलब कहने का ये है कि अगर आज किसी को एस्थमेटिक सिम्टम्स आ रहे हैं, कोई ट्रिगर फैक्टर आया और एकदम एस्थमेटिक सिम्टम्स आ गए, ट्रिगर फैक्टर से मेरा मतलब है एलर्जन, और एस्थमेटिक सिम्टम आ गए तो हो सकता है कि कुछ देर में वो सिम्टम्स बिल्कुल ठीक भी हो जाए, भले ही दवाई के साथ भले ही बिना दवाई के साथ भी। तो एस्थमा में एक बहुत यूनिक फीचर है, वेरिएबल सिम्टोमेटोलॉजीज होती है। दूसरी चीज है जो एस्थमा के सिम्टम्स हैं मोस्ट ऑफ द टाइम ये या तो अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट में ज्यादा होती है। तो या तो अर्ली मॉर्निंग खांसी ज्यादा होगी, सांस लेने में दिक्कत ज्यादा होगी, या रात के टाइम ज्यादा होगी। तो अगर इफ यू फाइंड अ पेशेंट हु इज लेस देन 40 years of age showing the symptoms for several months to years and
showing these variable symptoms and has a variable expiratory airflow limitation, तो हम काफी हद तक अपने डायग्नोसिस को एस्थमा के डायग्नोसिस मतलब हम डायग्नोस कर सकते हैं कि मरीज को एस्थमा है। वेरिएबल एक्सपिरेटरी एयरफ्लो लिमिटेशन का मतलब है कि ये जितने भी ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवेज डिजीज हैं जैसे कि एस्मा और सीओपीडी, जिनमें कि हमारा जो एयरवे है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, उसकी नैरोइंग हो जाती है, तो उन लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है। तो जो एस्थमेटिक पेशेंट्स हैं उनको जब वो सांस छोड़ते हैं एक्सपीरेशन के दौरान ज्यादा तकलीफ आती है, तो इसको कहते हैं एक्सपीरेटरी एयरफ्लो लिमिटेशन। लेकिन ये भी वेरिएबल है। वेरिएबल से मेरा मतलब है कि हो सकता है कि कभी मरीज को कोई सिम्टम ना हो, मतलब ऑलमोस्ट 2 वीक्स 2 हफ्ते तक मरीज को कोई भी सिम्टम नहीं हो, कोई सांस फूलने की दिक्कत ना हो, कोई कोई एयरफ्लो लिमिटेशन ना हो, और लेकिन सीओपीडी मरीज में ऐसा कभी भी नहीं होगा। उनको हमेशा परसिस्टेंटली देयर वुड बी एन एयरफ्लो लिमिटेशन, हमेशा रहेगी ही रहेगी। और एस्थमेटिक पेशेंट्स में उस टाइम पे जब आप स्पायरोमेट्री करते हैं, यानी कि उनका जब लंग फंक्शन टेस्ट करते हैं, तो वो नॉर्मल मिलेगी आपको। लेकिन सीओपीडी मरीजों में स्पायरोमेट्री कभी भी नॉर्मल नहीं मिलेगी। तो अगर मरीज को वेरिएबल एयरफ्लो लिमिटेशन है, एक्सपीरेटरी एयरफ्लो लिमिटेशन है, और ये एक यूनिक फीचर है एस्थमा के लिए, इस तरीके से भी हम एस्थमा और सीओपीडी को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब आया फिजिकल एग्जामिनेशन की बात। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में मैंने पहले ही बताया कि वीज आप सुनोगे, या तो एक्सरसेबेशन इतनी ज्यादा है कि आप वैसे ही सुन सकते हो, सामने आपके मरीज खड़ा है तो आपको सुनाई देगी कि उसकी छाती में सीटियां बज रही हैं, या फिर आप जैसे स्ट्रेच रखोगे उसकी चेस्ट पे और आपको बहुत अच्छे से वो रैटलिंग साउंड, वो विजलिंग साउंड सुनाई देगी। तो नॉर्मली अगर एक्सेसरबेटेड नहीं है एस्थमा, या मरीज एस्थमा की दवाई ले रहा है, तो विजलिंग साउंड नहीं भी सुनाई दे सकती है। और अगर सपोजिंग किसी मरीज को आप सस्पेक्ट कर रहे हैं कि इसको तो बहुत सीवियर एस्थमा है और उसमें विजलिंग साउंड आपको नहीं सुनाई दे रही है, देन इट इज अ ग्रे साइन, इट इज अ रेड फ्लैग, क्योंकि आप अपनी क्लिनिकल सस्पिशन को कोरिलेट कर सकते हैं अपनी क्लिनिकल फाइंडिंग से। अगर आपको नहीं मिल रहा है, देन यू बेटर टेक द पेशेंट टू द हॉस्पिटल, द पेशेंट शुड बी हॉस्पिटलाइज्ड एंड नीड अ ट्रीटमेंट, बिकॉज उस टाइम पर चेस्ट बिल्कुल साउंडलेस हो गई है, ब्रेथ साउंड बिल्कुल डिमिनिश हो गए हैं, इट इज अ ग्रेव साइन। सो दूसरी चीज है चेस्ट एक्सरे। क्या चेस्ट एक्सरे का कोई रोल है इन द डायग्नोसिस ऑफ एस्थमा? More or less, chest X-ray does not play any role for the diagnosis of asthma. Only in certain cases we need to get a chest X-ray done. अब वो क्या केसेस हो सकते हैं? इन केस आप कुछ सस्पेक्ट कर रहे हैं कि कोई कार्डियोपल्मोनरी प्रोसेस है, उसके चलते आप चेस्ट एक्सरे करके देखेंगे तो आपको नजर आएगा। या फिर अगर पेशेंट को पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है तो आपको टीबी की फाइंडिंग्स चेस्ट एक्सरे में मिलेंगी। या फिर अगर किसी बच्चे ने कोई फॉरेन बॉडी ले ली है तो आप चेस्ट एक्सरे में वो फॉरेन बॉडी देख सकते हैं। या चौथी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप एस्थमा का ट्रीटमेंट पेशेंट को दे रहे हैं लेकिन पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो उसमें सिचुएशन हो सकती है कि पेशेंट को न्यूमोथोरैक्स फॉर्म हो चुका हो। न्यूमोथोरैक्स का मतलब है लंग्स और चेस्ट वॉल के बीच में अगर हवा भर गई है, तो उसको हम कहते हैं न्यूमोथोरैक्स। ऐसे सिचुएशन में पेशेंट को आप जितना भी ट्रीट करेंगे, he or she will not respond to the treatment. So this is for the chest X-ray. Now another important thing, क्या blood investigations is helpful in the diagnosis of asthma? This is again a big no. कोई भी ब्लड इन्वेस्टिगेशन आपको ये नहीं बता सकती कि ये एस्थमा का पेशेंट है। बट यस, बिकॉज आई टोल्ड यू कि एस्थमा में एलर्जिक रिएक्शंस ज्यादा होते हैं, एलर्जेंस ज्यादा होते हैं, तो अगर आप सीरम IgE कराकर देखते हैं मरीजों का, तो यू विल फाइंड कि सीरम IgE लेवल्स उनके नॉर्मल से काफी हद तक ज्यादा बढ़ चुके हैं। बट स्टिल दिस कैन ऑल्सो बी सीन इन एलर्जिक राइनाइटिस। अगर किसी को एलर्जिक राइनाइटिस है या एलर्जिक राइनोकंजक्टिवाइटिस है तो उसमें भी IgE लेवल रेज हो सकते हैं। तो फिर ये हमारे लिए क्वेश्चन मार्क आ गया कि ये एस्थमा है या नहीं है। तो आपको काफी हद तक अपनी क्लिनिकल जो आप पेशेंट को देख रहे हैं उसके साथ कोरिलेट करनी पड़ेगी अपनी इन्वेस्टिगेशन। सो देयर आर सर्टेन एस्थमा मिमिक्स एज वेल। अब एस्थमा मिमिक्स क्या होते हैं?
which present just like asthma. तो जैसे कि एलर्जिक राइनाइटिस, GERD, ओबेसिटी, कार्डियक फेलियर, मोस्टली पाया जाता है कि जो एस्थमेटिक्स हैं उनको साथ साथ एलर्जिक राइनाइटिस भी होता है और GERD भी होता है। और जब तक आप ये एस्थमा मिमिक्स को ट्रीट नहीं करेंगे तब तक आप पूरी तरीके से एस्थमा को ट्रीट नहीं कर सकते। हाउ मच एवर ट्रीटमेंट यू गिव टू अ पेशेंट, द पेशेंट विल नॉट बी कंप्लीटली ट्रीटेड विदाउट हैविंग बीन ट्रीटेड द एस्थमा मिमिक्स। तो इन सब चीजों से हमें स्टिल वी आर नॉट एबल टू कम टू अ डायग्नोसिस कि पेशेंट को एस्थमा है या नहीं है या COPD है। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच कम्स इनटू द पिक्चर इज पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, यानी कि लंग फंक्शन टेस्ट। अब 2 लंग फंक्शन टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज स्पायरोमेट्री, देन अनदर वन इज पीक एक्सपिरेटरी फ्लो रेट। स्पायरोमेट्री इज expensive and it is not that widely available, but peak expiratory flow rate जो हम चेक करते हैं that is more economic। तो लेकिन बेस्ट जो कहा जाएगा, जो गोल्ड डायग्नोसिस जिससे होगा that is स्पायरोमेट्री होगी। अब स्पायरोमेट्री में क्या 2 पैरामीटर्स हम देखते हैं to come to the diagnosis, that is FEV1 and FVC। Now what is FEV1? FEV1 is forced expiratory volume at 1 second, यानी कि एक नॉर्मल इंडिविजुअल 1 सेकंड में कितना सांस बाहर को ले सकता है, यानी कि कितनी एयर बाहर को निकाल सकता है। फिर है FVC, फोर्स वाइटल कैपेसिटी, दैट इज द मैक्सिमम एक्सहेलेशन विच अ पर्सन कैन डू। तो ये देखा जाता है कि फॉर अ हेल्दी इंडिविजुअल वो 1 सेकेंड में ऑलमोस्ट जितनी इंस्पिरेशन करी होती है उतना ही वो एक्सपिरेशन में भी निकाल सकता है। बट ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिसीजेस में जैसे कि एस्थमा और COPD में दिस इज नॉट पॉसिबल, यानी कि FEV1/FVC का रेशो जो है वो एस्थमा में लो होगा। अब कितना लो होगा, क्या कट ऑफ पॉइंट्स हैं, इसकी बहुत ज्यादा क्लैरिटी तो नहीं है, पर ये देखा गया है दैट फॉर चिल्ड्रन दिस रेशियो वुड बी मोर देन 90%। Then for people, for the adults who are less than 40 years of age, this ratio would be more than 75%। जो लोग 40 से 65 साल की उम्र में हैं, उनका ये रेशियो 70% या 70 से ज्यादा। 65 साल की उम्र से ज्यादा लोगों का ये परसेंट भी, ये जो रेशियो है दैट कम्स ऑल्सो टू बी 65%। तो ये अगर हम इस रेशियो को देखेंगे हम पाएंगे कि एस्थमा में FEV1/FVC का रेशियो हमेशा ही कम होता है। तो अब हम इसको हम कैसे चेक करेंगे, यानी कि आप क्या करेंगे कि ये रेशियो आपका कम हुआ तो आपको रेशियो के कम होने से ये पता चल जाएगा कि हाँ एयर फ्लो लिमिटेशन है, कि ऑब्स्ट्रक्शन तो है, लेकिन अब ये ऑब्स्ट्रक्शन एस्थमा की है या ये ऑब्स्ट्रक्शन COPD की है। अब इसको डिफरेंशिएट करना है। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए फोर्स एक्सपिरेटरी वॉल्यूम एट 1 सेकेंड रिवर्सिबिलिटी टेस्टिंग हम करते हैं। इसमें क्या करेंगे कि हम बेसलाइन स्पायरोमेट्री करेंगे। पहले हमने एक नॉर्मल स्पायरोमेट्री कर ली, उसके बाद हम पेशेंट को ब्रोंकोडायलेटर देंगे, साल्ब्यूटामोल देंगे, उसको हम मीटर डोज MDI के थ्रू देंगे विद अ स्पेसर, और 400 दो पफ देंगे। तो उसके बाद क्या, उसके 15 मिनट के बाद हम दोबारा से रिपीट स्पायरोमेट्री करेंगे। तो अगर जब हम रिपीट स्पायरोमेट्री करते हैं हमारा जो FEV1 है, इफ इट इंक्रीजेस बोथ बाय 12% और बाय 200 ml, तो वो ये शो करता है कि ब्रोंकोडायलेटर रिवर्सिबिलिटी इसकी अच्छी है। ब्रोंकोडायलेटर रिवर्सिबिलिटी अच्छी है तो काफी हद तक चांसेस हैं कि पेशेंट एस्थमेटिक है, क्योंकि COPD में रिवर्सिबिलिटी बहुत अच्छी नहीं पाई जाएगी। दूसरी चीज है, अगर ये FEV1 में का ये 14%, 15% एंड 200 ml आ जाता है, तो दैट शोज कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस है कि ये पेशेंट एस्थमेटिक है। इसी तरीके से जब आप पीक एक्सपिरेटरी फ्लो रेट करते हैं, क्योंकि अगर स्पायरोमेट्री आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप PEFR करेंगे।
तो उसमें आप क्या करेंगे, पेशेंट अपना मैक्सिमम फोर्स लगा के एक्सहेल करता है, आफ्टर कंप्लीट इनहेलेशन फिर वो एक्सहेल करता है। तो इसमें अगर 80% से कम उसकी प्रेडिक्टेड वैल्यू या नॉर्मल वैल्यू से 80% से कम है, तो वो बताएगा आपको कि देयर इज एन एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। अगेन वी आर नॉट क्लियर कि एस्थमा है या सीओपीडी है। इसके लिए आप फिर से ब्रोंकोडायलेटर रिवर्सिबिलिटी टेस्ट करेंगे, यानी कि आप पेशेंट को फिर साल्बुटामोल देंगे 400 माइक्रोग्राम, और उसके बाद उसके 15 मिनट के बाद दोबारा से PEFR करके देखेंगे। अगर आपका PEFR 20% या 20% से ज्यादा बेहतर होता है तो दिस शोज कि आपके पेशेंट को एस्थमा है। अब PEFR के लिए एक तो मेल्स और फीमेल्स में डिफरेंट पाया जाता है, इसकी रेंज अलग होती है मेल्स और फीमेल्स में। दूसरा, ये एज और हाइट के मुताबिक इसको चेक किया जाता है। इसका एक पूरी एनलिस्टेड इसकी चार्ट होता है, उसके साथ एक फॉर्मूला लगा के PEFR आप चेक कर सकते हैं। नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड द बेस्ट PEFR, यानी कि अगर योर बेस्ट जो इंडिविजुअल है उसका अपना बेस्ट क्या आया, यानी कि पिछले 5 सालों में उसने जो PEFR अपना रेट उसका निकला, वो उसका सबसे बेहतर वाला जो आता है उसको हम कहते हैं द बेस्ट। एंड चाहे वो दवा लेने के साथ हो, चाहे वो बिना दवा के साथ हो, और दैट इज अ बेटर वैल्यू रादर देन कंपेयरिंग विद द प्रेडिक्टिव वैल्यू और द नॉर्मल वैल्यू। दूसरा, PEFR में हमेशा डायगोनल वेरिएशन होती है, यानी कि सुबह के टाइम पे PEFR आपका बहुत लो होता है और दोपहर में ये मैक्सिमम हो जाता है। और एस्थमेटिक्स में इसकी वेरिएबिलिटी बहुत ज्यादा पाई जाती है, वो खुद भी एक सिग्निफिकेंट फीचर है कि ये पेशेंट एस्थमा का है। अगर इसकी वेरिएबिलिटी इफ इट इज मोर देन 10% इन अडल्ट्स एंड इफ इट इज मोर देन 13% इन चिल्ड्रन हु आर लेस देन 12 years of age, तो दिस शोज कि द पेशेंट इज हैविंग एस्थमा। तो इन तरीकों से स्पेशली विद द लंग फंक्शन टेस्ट वी कैन हैव अ डायग्नोसिस टू अ ग्रेटर एक्सटेंट दैट द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम एन airflow limitation, and after the airflow limitation we can do the bronchodilator reversibility testing, and then we can differentiate that the patient is having asthma or COPD. So this is the way we diagnose asthma. Thank you.